पिछले एपिसोड में आपने तमसा नदी का उद्गम स्थान और फिर पूर्ण स्वरूप में आने के बाद उसका सफर देखा लगभग 50 किलोमीटर दूर मैहर के पास वंशीपुर तक। तमसा नदी के दूसरे और आखिरी एपिसोड में हम देखेंगे इसके आगे का सफर, जहां वह सतना की तरफ बढ़ती है और वहां उसके साथ मिलती है सतना नदी। हम आपको लेकर चलेंगे उस संगम स्थान पर। फिर तमसा नदी के किनारे सतना जिले में पहुंचेंगे माधवगढ़ किले के पास, जो कि वीरान पड़ा है, पर इसकी बनावट इसके स्वर्णिम इतिहास को याद दिलाती है। माधवगढ़ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टॉन्स या तमसा नदी पर बना पहला बांध, जिसे बकिया बांध भी कहते हैं। यहाँ से आगे तमसा नदी पहुँचती है रीवा के पठार में, जहाँ तमसा और उसकी सहायक नदियाँ मध्य प्रदेश की कुछ सबसे ऊंचे और सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, जैसे पूर्वा, चचई और केवटी जलप्रपात। और आखिरकार पठार को पार करके हम पहुंचेंगे समतल भूमि पर और प्रवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर होता है संगम तमसा नदी का मां गंगा के साथ। और यहां खत्म होता है तमसा नदी का वैभवपूर्ण सफर। यह है सफर तमसा नदी का उद्गम से संगम तक। आज हम तमसा नदी के एपिसोड की शुरुआत करेंगे वंशीपुर से सतना की तरफ जाने से, जहां हमने पिछले एपिसोड को अल्प विराम लगाया था। तमसा नदी हमें रास्ते में कई बार मिलेगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि नदी के करीब ही रहें, ताकि हम नदी के कोर्स को पूरी तरीके से देख पाएं। मैहर के पास सरला नगर के बाद कम से कम बारिश के मौसम के आखिर में प्रवाह बना हुआ है तमसा नदी का, क्योंकि सूखे के मौसम में तमसा नदी का प्रवाह कई जगह रुक जाता है। आज का हमारा पहला गंतव्य है एक संगम स्थान। सतना से थोड़ी दूर पहले तमसा नदी में पहली बार कोई एक नदी मिलती है, वह है सतना नदी। हमने मैप पर इसका संगम देखा। चलिए वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम सतना नदी और तमस नदी के संगम के विषय में बताना चाहते हैं। यह नदी तमस नदी मैहर कैमूर तरफ से होके यहाँ आती है, सतना नदी देवेंद्र नगर तरफ से आती है। दोनों का संगम स्थान ग्राम सोनवर्षा में मेरे निजी खेत के पीछे स्थित है। सोनवर्षा के गांव के निवासी के बताने के अनुसार हम मुख्य मार्ग छोड़कर संगम की तरफ बढ़े। वैसे संगम तक पहुंचने का कोई पक्का या कह ले कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमने गाड़ी को रखकर पैदल चलना शुरू किया। वहाँ पे है वो बगीचा के कोने पर, वो बगीचा एंट्रेंस से पुलिया है, टंकी बड़ी वाले पानी वाले नहर वाले, उसके बगल से ऐसे इधर को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे संगम है सर। गांव वालों के बताने के अनुसार हम आगे बढ़ते गए। वैसे तो हमें थोड़ी दूर पर बहती हुई तमसा नदी नजर आ रही थी, पर सतना नदी कहीं नहीं दिख रही थी और न ही संगम। आखिरकार हमें वह स्थान दिखा जहां दोनों तरफ से आने वाली नदियां नजर आ रही थी। तो दोस्तों, यह है तमसा नदी के साथ एक ठीक ठाक लंबाई वाली पहली नदी का संगम, जो कि है सतना नदी। बाईं तरफ है सतना नदी और दाहिनी तरफ है तमसा नदी। संगम स्थान के बाद हम सतना शहर के ज़्यादा अंदर ना जाते हुए आगे की ओर बढ़े और सतना से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है माधवगढ़, जो कि सतना जिले में ही है। और यह जगह बहुत खास है। यहाँ मौजूद है माधवगढ़ किला। माधवगढ़ किला तमसा नदी के किनारे बना हुआ है, जो आप नदी पर बने पुल से ही देख सकते हैं। इस किले का अब रखरखाव नहीं होता, इसीलिए इसका खूबसूरत स्ट्रक्चर तो दिखता है, पर अब कोई इसके अंदर नहीं जाता। एक समय माधवगढ़ एक बड़ा राज्य था, लेकिन राजवंश के पतन के बाद
इसने अपना सारा वैभव खो दिया। माधवगढ़ का नाम माधव सिंह के नाम पर पड़ा है। हालांकि इस राजवंश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद इनके पहले राजा केशव सिंह थे। 1584 के बाद इस राजवंश का पतन हुआ और इसके बाद इस किले का ज़्यादा इतिहास नहीं है। हालांकि तमसा नदी के किनारे यह विशाल किला बहुत ही सुंदर नजर आता है। हमने माधवगढ़ से आगे बढ़ना शुरू किया। माधवगढ़ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लैंडस्केप में बदलाव नजर आएगा। यहाँ ज़मीन थोड़ी पथरीली होने लगती है और पठार भूमि की शुरुआत होती है। और पठार में गौज यानी घाटी नुमा जगहों का निर्माण होता है। इसी वजह से यहाँ नदी को बांधने का मौका मिलता है। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला डेस्टिनेशन है तमस नदी पर बना पहला मुख्य बांध, जिसे टोन्स बराज कहते हैं। टमस नदी है, टोंस नदी का ये बांध है ना। बकिया की जगह है, बकिया में बना है बांध। इसका पानी चचाई जाता है, चचाई में जल इसका विद्युत बनता है, विद्युत। टोंस बैराज का निर्माण 1992 में हुआ और इसकी ऊंचाई 282 मीटर थी, पर इसकी ऊंचाई को 2 मीटर कम किया गया किन्हीं कारणों की वजह से, जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं लग पाया। इसका एनुअल स्टोरेज, जिसे रन ऑफ भी कहते हैं, लगभग 1607 मिलियन क्यूबिक मीटर है। टोंस बराज के बाद हमने रीवा के पठार की तरफ बढ़ना शुरू किया। रीवा की पठार भूमि अपने भूगोलिक परिस्थिति के लिए तो जानी जाती ही है, पर इस भूमि की बनावट की वजह से यह मध्य प्रदेश के कुछ सबसे सुंदर और ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। यह जलप्रपात किसी पहाड़ी से नीचे नहीं गिरते, बल्कि पठारी ज़मीन के बाद एकदम से समतल ज़मीन आने की वजह से इन जलप्रपातों का निर्माण होता है। इन जलप्रपातों की श्रृंखला में हम सबसे पहले चलते हैं पूर्वा जलप्रपात पर, जो कि तमसा नदी द्वारा ही बनाया जाता है और यह मौजूद है रीवा जिले के सेमरिया टाउन में।
यह जलप्रपात पठारी सतह से लगभग 70 मीटर नीचे की ओर गिरता है। पिछले कुछ सालों में इस एरिया में टूरिज़्म में बढ़ावा हुआ है और साथ ही मध्य प्रदेश टूरिज़्म ने भी काफ़ी कुछ काम किया है, पर अभी भी यहाँ के स्थानीय लोगों के अलावा इन जगहों के बारे में इस राज्य के बाहर बहुत ही कम लोगों को पता है या फिर लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रीवा पठार के दूसरे जलप्रपात की तरफ, जो कि पूर्वा फॉल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जलप्रपात का निर्माण करती है तमसा की सहायक नदी बीहड़। और इस जलप्रपात को कहते हैं चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लगभग 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो कि पूर्वा फॉल से लगभग 2 गुना है। इस जलप्रपात का निर्माण करने के बाद थोड़ा आगे जाकर बीहड़ नदी तमसा में मिल जाती है। चलिए इसके बाद आपको लेकर चलते हैं एक और महत्वपूर्ण जलप्रपात पर, जो कि इसी इलाके में मौजूद है। वह है केवटी जलप्रपात। यह जलप्रपात भी तमसा की एक सहायक नदी महाना द्वारा बनाया जाता है। केवटी जलप्रपात के पास एक बहुत ही खूबसूरत किला है जिसे केवटी फोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर हमने एक एपिसोड लगभग 1 साल पहले फिल्माया है, जो कि चैनल की वीडियो लिस्ट में है, जो आप जाकर देख सकते हैं।
इसके आगे हम और उत्तर दिशा की ओर बढ़े, जहां यह पठार अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। कई छोटी बड़ी नदियां जैसे महाना, बीहड़ इत्यादि अब तमसा में मिलकर तमसा के रूप को काफी बड़ा कर दिया है। अब हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे चाक घाट में, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही है। चाक घाट में आप देख सकते हैं कि तमसा नदी का विस्तार काफी बड़ा है और यहाँ अपने यह विशाल रूप को प्रदर्शित करती है। चाक घाट से थोड़ा आगे एक और बड़ी नदी बेलन भी तमसा में मिल जाती है। गंगा जी में मिलने से पहले तमसा नदी सारा पानी समेटते हुए आगे बढ़ती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त हो रही है और यह हमारा आखिरी चरण है, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं तमसा और गंगा के संगम तक पहुँचने की। और संगम स्थान तक पहुंचने के लिए आज के दिन से अच्छा कौन सा दिन हो सकता है, क्योंकि आज सिर्फ हम नहीं बल्कि हर कोई नदी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज है दशहरा और आज माँ दुर्गा की मूर्तियों को नदी में विसर्जित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसका अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ लोग पूरी तरीके से त्योहारों के रंग में रंगे हुए हैं।
पचदेवरा जाइए, पचदेवरा से आप बाएं मुड़ जाइए, आपको सिरसा रोड मिल जाएगी। वहाँ से आप सीधे जाएंगे, पनासा क्रॉस करके टौंस नदी मिलेगी। टौंस नदी आप क्रॉस करेंगे तो उपरौड़ा आपको पड़ेगा। उपरौड़ा के बगल ही संगम ये टौंस नदी गंगा में मिलती है, सिरसा से पहले। आज का हमारा गंतव्य परौड़ा है, जो कि सिरसा के पास है। वहीं तमसा नदी का संगम गंगा जी में होता है। लगभग 240 किलोमीटर से लगातार हम तमसा नदी के साथ चलते हुए आ रहे हैं और अब हम बहुत उत्साहित हैं उस स्थान को देखने के लिए जहां यह वैभवपूर्ण सफ़र खत्म होता है तमसा नदी का। रोड पर हम खड़े हैं। हाँ, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा आपकी टौंस नदी जहाँ समाहित होती है वहाँ पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों, अब आपके सामने है तमसा नदी और माँ गंगा का संगम, जो कि एक अद्वितीय अनुभव है। आप देख सकते हैं जो बाईं तरफ नदी है, जिसका पानी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है, वह है तौंस या तमसा नदी, और धरती की मिट्टी को अपने साथ लेकर चलती हुई है माँ गंगा। उम्मीद करते हैं जितनी खुशी हमें हुई थी इस सफ़र को फिल्माने में, उतना ही आनंद आया होगा आपको हमारे साथ इस सफ़र पर चलने पर।
इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।